अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए कि सर 12th के बाद आईएएस कैसे बने, इसके बारे में हमें बताइए। इसकी सटीक जानकारी देने के लिए मैंने प्रमोद गुप्ता सर जी को बुलाया है, जो इस समय कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। प्रमोद गुप्ता सर आपको इसके बारे में एकदम सटीक जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो सर, लेक्चर शुरू कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद गुप्ता आप सबका अविनाश इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूपीएससी के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूं, थोड़ा गाइडेंस देने जा रहा हूं। जहां पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा, डाउट रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं। यूपीएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट मिलते हैं, जो अगर आप आईएएस इसमें यूपीएससी क्वालिफाई करते हो तो आपको पोजीशन मिलता है। एक आईएएस का मिलता है, आईपीएस का मिलता है, आईएफएस का मिलता है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपको यूपीएससी के थ्रू ही मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूछता है। अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा तो आपको एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन मस्ट है, और वो ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो या बीए हो। कोई बीए, बीएससी और बीकॉम, कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, वो सब आप एलिजिबल हो यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। दूसरी बात, इसमें एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एज लिमिट, एक बात याद रखना, कम से कम मिनिमम 21 ईयर्स आपका होना चाहिए अगर आप अप्लाई करते हो यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। उसके बाद इसका मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। जनरल वालों के लिए अलग, ओबीसी वालों के लिए अलग, एससी एसटी वालों के लिए अलग। जनरल वालों के लिए क्या होता है, 21 ईयर्स से 32 ईयर्स तक का एग्जाम एज होता है। इसके बीच में आप एग्जाम दे सकते, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। 6 टाइम्स तक ही आप एग्जाम दे सकते हो। मीन्स आप 21 ईयर्स 32 ईयर्स के बीच में 6 टाइम्स, चाहे वो 2 साल बाद दो, 3 साल बाद दो, 5 साल बाद दो, 32 ईयर्स तक आपका मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए। उसके बीच में 6 टाइम आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के बारे में। फिर ओबीसी का था 21 ईयर्स से 35 ईयर्स तक। इसमें आप 9 टाइम्स तक एग्जाम दे सकते हो। मीन्स 21 ईयर्स का आप हो गए, शायद से आपने बोला कि नहीं मेरा अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ, 24-25 ईयर्स के बाद आपने एग्जाम देना शुरू कर दिया, तो आप 9 टाइम्स तक अप्लाई कर सकते हो। 9 टाइम्स तक आप एग्जाम दे सकते हो। फिर आता है एससी एसटी का, उसमें भी सेम 21 ईयर्स से स्टार्ट होता है। इसमें 37 ईयर्स, लेकिन इसमें कुछ लिमिट नहीं है, नो लिमिट। मीन्स आप 37 ईयर्स तक हर साल एग्जाम दोगे। 17 टाइम कितना हुआ, 21 ईयर्स 37 तक हर साल आप एग्जाम दे सकते हो, उसमें कुछ लिमिट नहीं है। लेकिन ओबीसी और जनरल वालों के लिए रिस्ट्रिक्शन से लिमिट है कि आप 6 टाइम्स तक एग्जाम दे सकते हो, और ओबीसी वालों के लिए 9 टाइम्स तक एग्जाम दे सकते हो। फिर आता है अपने को स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेजेस क्या होते हैं। अगर मुझे यूपीएससी पास करना है तो उसका स्टेज क्या है? इसमें 3 स्टेज होते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्री, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम। प्री एग्जाम यूपीएससी का फर्स्ट स्टेज होता है प्री। उसके बाद होता है मेंस, फिर फाइनल होता है इंटरव्यू। सबसे पहले आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा यूपीएससी का, फिर आपको मेंस में अप्लाई करना पड़ेगा, मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इसमें पास हो, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आता है। प्री में आपको 2 पेपर रहता है, एक जीएस होता है और एक सीसेट होता है। जीएस आपका मेरिट बनाता है, जिसमें 200 मार्क्स का होता है। सीसेट भी 200 मार्क्स का होता है, और ये सीसेट जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। मीन जस्ट आपको पास करना है। लेकिन जो जीएस है इसमें आपका मेरिट बनता है। अगर आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे तो आप मेरिट में आओगे, तब आप क्वालिफाई होगा, फिर आप मेंस में अप्लाई कर सकते हो। जीएस में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच। जीएससी सेट में आपको 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मार्क्स ईच। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो जीएस में अगर पास भी हो गए फिर भी आप मेंस का एग्जाम नहीं दे पाओगे।
फिर आता है मेंस। मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, इसका मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, फिर मेंस के बारे में बताता हूँ आपको। मेंस अगर हम बात करते हैं मेंस का, मेंस में पेपर 1 एसे जो 250 मार्क्स का होता है, और अगर आपका अच्छा ऐसे आपने प्रैक्टिस किया तो इसमें आपका मार्क्स स्कोर हो सकता है, और ये आपका मेरिट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है GS1, ये पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 में GS1, फिर GS2, GS3, GS4। GS1 पेपर अगर आप बात करें तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना पड़ता है? आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी, और एक सोसाइटी के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। सोसाइटी का क्वेश्चन होता है, इंडियन सोसाइटी कैसा था, हमारे भारत की समाज कैसा है। फिर जीएस में पूरा पॉलिटी के बारे में आता है, पॉलिटी हुआ, गवर्नेंस के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, IRB इसी में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद पेपर 3 आपका आता है इकोनॉमिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस टाइप से आपको टॉपिक यहाँ पे पेपर 3 में देखने को मिलता है। पेपर 4 में पूरा एथिक्स होता है, और ये इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी वालों ने, क्योंकि अगर आपने देखा रहेगा पिछले जो पास होते थे उनका एथिकल बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं रहता था, इसकी वजह से उन्होंने एथिक्स लाया। बोला था अगर आप यूपीएससी बनने जा रहे हो, IAS बनने जा रहे हो, तो आपके अंदर एथिकल होना चाहिए, कुछ एथिक्स रहेगा तभी आप अच्छे से सिविल सर्विस बन सकते हो। फिर आता है GS4 ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका जो बैकग्राउंड जिस आपने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स से तो आपको कॉमर्स से लेना है, ऐसा जरूरी नहीं। तो कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटी ले सकते हो, लेकिन वो चॉइस कब करना, जब आपका पूरा का पूरा जीएस कवर हो जाएगा, आपने पूरा पढ़ लिया, फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट रहेगा वो आप ऑप्शनल चॉइस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने पहले सोच के लगा मैंने कॉमर्स लिया तो मैंने कॉमर्स ही मुझे पढ़ाना है, कॉमर्स का ही मैं क्या करेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेगा, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट। जहां पे आपका इंटरेस्ट रहेगा, सपोज मुझे बोला कि मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है, हिस्ट्री में मेरा अच्छा मार्क्स आता है तो आप हिस्ट्री लो, ऑप्शनल आप हिस्ट्री लो। मुझे पॉलिटी बहुत पसंद है, पॉलिटी लो, या तो साइंस एंड टेक, ये छोटे छोटे टॉपिक है। एथिकल तो डायरेक्टली आपको 250 मार्क्स का है, इसमें मतलब बहुत सारे वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे पूरा लिस्ट है। जो आपको अच्छा लगे, जूलॉजी अच्छा था जूलॉजी ले लो, मैथ्स अच्छा था मैथ्स ले लो, जो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा वो आप टॉपिक ले सकते हो, ऑप्शनल चॉइस कर सकते हो। हर एक यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, हर एक पेपर 250 मार्क्स कवर करता है। ये तो आपका ऑप्शनल हुआ। फिर एक आता है जस्ट क्वालिफाइंग, जस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। एक इसमें लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, और ये लैंग्वेज कहाँ से लेना पड़ेगा आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 वहाँ पे लिस्ट दिया है कौन कौन सा लैंग्वेज आप प्रीफर करते हो, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस करो, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज जो आपका अच्छा लगे वो लैंग्वेज आप चॉइस कर सकते हो, उसका आप एग्जाम दे सकते हो। फिर दूसरा आता है आपका इंग्लिश, एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है, ये जस्ट क्वालिफाइंग है, मस्त जस्ट आपको क्लियर करना है, पास होना है, आपका मेरिट बनता है यहाँ से। टोटल 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये 4 जीएस और एक ऐसे, इसमें आपका मेरिट बनता है। और इसमें अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा है कि आपका मार्क्स अच्छा आया, फिर आपका आता है इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। तो अगर हम बात करते हैं टोटल मेंस का और प्लस इंटरव्यू का, टोटल 2025 मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का ये, और 1750 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम होता है। इसमें प्री इंक्लूड नहीं होता, प्री जस्ट आपने पास किया तभी आप मेंस में जा सकते हो, आपने प्री पास किया तभी आप मेंस में जा सकते हो, लेकिन प्री का मार्क्स मेंस में इंक्लूड नहीं होता। तो प्री
जस्ट क्वालिफाई, आपने पास किया, मेरिट में आ गए, आपने जीएस क्लियर किया, आप पास हो गए, आप डायरेक्टली मेंस का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन मेंस और इंटरव्यू दोनों अमाउंट दोनों ऐड करता है मार्क्स, फिर आपका रैंक होता है कि मतलब आपने दोनों ने इंटरव्यू भी आपने क्वालिफाई किया और मेंस का एग्जाम भी पास किया, दोनों मिला के जितना भी टोटल मार्क्स आ रहा है आपका, फिर आपका पोजीशन बता रैंक बनता है। रैंक 1 से लेके जहां तक जितना भी पोस्ट निकला रहेगा उस समय जितना पोस्ट अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से आपका रैंक मिलता है। और मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि अगर मोस्टली आपका रैंक 1 to 100 है तो मोस्टली आपको आईएएस का पोस्ट मिलता है। और हर कोई आईएएस के लिए मरता है, भले बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम से पोस्ट निकलते हैं यहाँ पे, आईपीएस हुआ, आईएफएस हुआ, आईआरएस हुआ, एआरटीएस, बहुत सारे लिस्ट है यहाँ पे, आपको पोस्ट मिलेगा अगर आपने यूपीएससी पास किया। लेकिन हर कोई प्रीफर करता है आईएएस के लिए। उसके बाद क्या होता है कि एक बार आपने ये हो गया, फिर आपको क्या होता है कि सिलेक्शन होने के बाद आपका ट्रेनिंग होता है। उसके बाद ट्रेन होने के बाद आप पोस्ट आपको जहाँ पे भी, और हाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, आपने पास कर लिया, पास करने के बाद आप क्वालिफाई हो गए और उसके बाद आपको मोस्टली होम स्टेट नहीं मिलता जल्दी। मतलब अभी मैं यूपी का है तो मुझे यूपी मिलना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते हैं नहीं आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा। आप यूपी के अलावा कोई भी अदर स्टेट आप चॉइस कर सकते हो, या जो आपको लैंग्वेज आ, सपोज मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैंने यूपी का बेसिकली मैं महाराष्ट्र में, तो मुझे मराठी आती है, तो फिर मैं महाराष्ट्र का क्या करेगा वो स्टेट लेगा, वहाँ पे मैं क्या करेगा अपना पोजीशन रख के वहाँ पे अपना काम करना शुरू करेगा। बस ये सब है। और बस और कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ पूछ सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट्स कर सकते हो।